हेलो बच्चों, इग्नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ साइंस का सब्जेक्टिव गेस टाइप क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम लोग आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर किया है या हमारा नोट्स नहीं है, तो आप हमारे साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ में जुड़िए और इसके लिए आप पेपर पेन ले करके बैठिए, जिससे आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकें और याद कर सकें। ठीक है, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प भी करेगा। तो चलिए आज हम सबसे पहले फिजिक्स के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, आप अपने कॉपी में लिखिएगा और इसे अच्छी तरीके से लिखिएगा, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, ये बतला रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गमन करता है, क्या करता है, गमन करता है, तो किसी समतल सतह से टकराने के बाद वापस क्या करता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के क्या है, ये इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में गमन करता है, तो किसी समतल सतह से टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या होता है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन के लिए आप लोगों का ये लिखने के बाद क्या होता है, एक सतह है, ठीक है, ये आपका कोई सतह है जिसमें इस तिरछी रेखा से हमें पता चलता है कि वह सतह एक भाग रंगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो मान लीजिए किसी इस सतह से क्या हो रहा है, प्रकाश का किरण टकराने के बाद ये क्या होता है, वापस उसी माध्यम में वापस टकराने के बाद लौट जाता है। तो यही पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ये जो प्रकाश किरण किसी सतह पर टकरा रही है, तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, ये है आपका आपतित किरण। अब टकराने के बाद प्रकाश आपका उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो ये लौटने वाले किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। आप इस डायग्राम को, ये जो किरण आरेख है या रे डायग्राम है, इसको ड्रॉ कीजिएगा। अब प्रकाश यहाँ पर जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु को हम कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में इस पिक्चर को, इस रे डायग्राम को या इस किरण आरेख को बना करके इन बिंदुओं को दर्शाइएगा। इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। अब आपका ये प्रकाश जिस बिंदु से टकराई, ठीक है, और वापस मुड़ करके परावर्तित हो गई, तो इसी बिंदु से हम एक अभिलंब खींचेंगे। क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, जो इसे दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो ये जो दो बराबर भागों में बांटने पर ये जो कोण बनता है अभिलंब के साथ, ये सीधी रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। और ये जो कोण बनता है आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ठीक है, इसे हम कहते हैं आई। इसे इंग्लिश के अल्फाबेट आई से दिखलाते हैं। आई क्या है हमारा, आई है हमारा जहां आई क्या है, आई है हम लोगों का आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। और
ये जो अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इसके साथ भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, जिसे आर से दिखलाया जाता है। आर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो ये जो आपका पिक्चर या रे डायग्राम है, ये क्या बतला रहा है? प्रकाश के परावर्तन की घटना को बतला रहा है। आप अच्छे समझिएगा क्या हो रहा है। किसी सतह से कोई प्रकाश किरण टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश का टकराने के बाद वापस मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आप आपके एग्जाम में इस डायग्राम को, इस रे डायग्राम को, इस किरण आरेख को बनाइएगा और ये आपका प्रकाश का परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब ये परावर्तन की घटना होने पर ये कुछ नियमों का भी पालन करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो अब ये परावर्तन की घटना होने पर ये क्या होता है? कुछ नियमों का पालन करता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल पर। ये क्या कह रहा है कि आपतित किरण क्या है? ये है टकराने वाला किरण। परावर्तित किरण टकराने के बाद वापस मुड़ने वाला किरण। और आपतन कोण पर अभिलंब। ठीक है, आपतन कोण कौन सा है मेरा? ये आपतन कोण पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है। क्या है? ये देख रहे हैं ना हम लोग, सारा यही इसी सतह पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये सतह है, इसी सतह पर सारी घटना हो रही है ना, इसी सतह पर सारी घटना हो रही है। तो इसीलिए इस सतह को हम लोग क्या कर रहे हैं? सब समान सतह, मतलब आपतित किरण भी इसी सतह पर गिर रही है, परावर्तित किरण भी इसी सतह से वापस जा रही है, और ये अभिलंब है, ये भी इसी सतह पर है। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल पर है, मतलब एक ही सतह पर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम कह रहा है, ये पहला नियम था, ये आपका दूसरा नियम कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। क्या बोल रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? ये जो आई है आपका और ये आर है, आपस में बराबर होता है। क्यों कैसे? क्योंकि ये जो नॉर्मल है या अभिलंब है, ये इस कोण को, ये जो पूरा कोण है, ठीक है, ये कोण है पूरा, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ये आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोण आई मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आप इसको दिखलाइएगा। ये आपका दूसरा नियम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, रुक जाइए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप इसका नोट्स बना सके और रिवाइज कर सके, ताकि आपको ये एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं? क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं? तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका सतह क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। यहाँ नाम ही से लग रहा है कि गोलीय मतलब गोल। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है तथा वह किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कैसे होता है? देखिए, आपका कोई गोलीय दर्पण है, ये एक गेंद की भांति किसी गोला का ही भाग होता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ये किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आप समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है, गोला है, इसी का ही कोई टुकड़ा, ठीक है, हम लोग इसका आधा टुकड़ा कर ले या हाफ से हम लोग इसको क्या करेंगे? इरेज कर दे। जैसे कुछ पार्ट हम यहाँ से इसको
एक मिनट, ठीक है। हाँ चलिए, आपका अगर इसको हम डिलीट कर दें और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरह का टुकड़े का ही निर्माण करेगा। तो ये आपका किसी गोले का ही भाग है ना, ये गोले का ही भाग है, इसलिए गोलीय दर्पण क्या होता है, गोले का भाग होता है। और ये कितने तरीके का होता है, या दो तरीके का होता है, या दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक पहला होता है अवतल दर्पण, पहला होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो क्या अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, मतलब धंसा हुआ भाग होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यह है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, अव का मतलब होता है अंदर, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा जिससे आपको याद रहे। तो ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, जहां से हो करके प्रकाश टकरा करके परावर्तित होगी, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब दूसरा दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर होने की वजह से इसका अंदर का भाग क्या होगा, रंगा होगा। ये जो तिरछी रेखा दिखला रही है ये बतलाता है कि ये आपका भाग रंगा हुआ है, जिसे रजतित या अभिरंजित भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो यह है आपका उत्तल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है और यह किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। और ये कितने तरीके का होता है, या दो तरीके का होता है। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों ने इसका नोट्स लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी लेंस, क्वेश्चन 3 है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मतलब एक डायोप्टर क्षमता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यह पूछ रहा है। तो क्या होता है एक डायोप्टर, एक डायोप्टर होता है आपका, एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। मतलब क्या कह रहा है कि वैसा लेंस जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब आपका जो लेंस की क्षमता को हम क्या करते हैं, लेंस की क्षमता को हम P से दिखलाते हैं, लेंस की क्षमता को हम P से दिखलाते हैं, ठीक है। P मतलब पावर। तो ये क्या कह रहा है कि किस एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। मतलब ऐसा लेंस हम लेंगे जिसका फोकस दूरी, मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है, तो इस लेंस का फोकस दूरी अगर आपका यहाँ पर F है, ठीक है, F1, तो इसका अगर बीच का दूरी 1 मीटर है तो इसे हम कहते हैं लेंस का एक डायोप्टर क्षमता, ठीक है। यही लिखा हुआ है आपका, एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ये बीच का दूरी क्या कहलाता है, बीच की दूरी को हम लोग F से दिखलाते हैं। तो मतलब यहाँ आपका F क्या है, F = 1 मीटर, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसे लेंस का एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं। यही 1 मीटर की क्षमता वाला को हम कहते हैं एक डायोप्टर क्षमता, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ एक डायोप्टर = 1 मीटर। अब ये ऐसा कैसे लिखा हुआ है, आप लोगों का लेंस का क्षमता का एक फॉर्मूला या सूत्र होता है जिसे हम P से दिखलाते हैं। P बराबर होता है आपका 1/F, मतलब आपका लेंस का क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। इसीलिए इस कारण हम लोग यहाँ पर 1 डायोप्टर को क्या लिखे हैं, 1/M, क्योंकि P को हम लोग क्या से दिखलाते हैं, क्षमता को हम लोग D से दिखलाते हैं डायोप्टर, जहाँ पर F का वैल्यू क्या होना चाहिए, F = हम लोगों का 1 मीटर होना चाहिए। इसलिए अगर हम यहाँ पर 1 मीटर लिखेंगे तो ये इसी चीज को ऐसा लिखा हुआ है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ये 1 अगर नहीं लिखा जाए तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 1/M = D, मतलब ये D बतला रहा है लेंस का क्षमता को। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, D =
m का पावर -1, मतलब m इनवर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लेंस की क्षमता को बतला रहा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको अंतर लिखना है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, हम लोग इससे पहले देखे कि उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर होता है, और वहीं अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, मतलब अंदर की ओर होता है। अब परावर्तक सतह क्या होता है, जहां से या जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और टकरा करके वापस मुड़ जाती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह। तो चलिए इसका अंतर देखते हैं। आप लोग क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर। पहला है आपका अवतल दर्पण। चलिए इस स्क्रीन पे तो मैं ऐसा लिखी हूँ, पर आप लोग को कॉपी में क्या इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये जो अंतर लिखिएगा उसे आप लोग बीच से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, कॉपी को बीच में लाइन खींच करके यहाँ अवतल दर्पण लिखिएगा या उत्तल दर्पण। पहले हाँ अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरी ओर लिखिएगा उत्तल दर्पण। और इस तरीके से अपनी कॉपी में आप लोग नोट्स बनाइएगा और फिर पॉइंट्स को आप लोग इसके नीचे नीचे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर ऐसा लिखते चलिएगा। ठीक है, मेरे स्क्रीन में मैंने लगातार लिखा है, लेकिन आप लोग कॉपी में ऐसा डिवाइड करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए क्या है इन दोनों में अंतर देखते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अर्थात अंदर की ओर मतलब गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, मतलब अंदर की ओर ये धसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा होता है ये हम लोग ड्राइंग करेंगे। अवतल दर्पण मतलब ऐसा जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या केंद्र की ओर, केंद्र कहाँ है, इस अंदर में होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। केंद्र हम लोगों का इधर ही होता है ना, यहाँ पर होता है, तो इसीलिए आपको बोला गया है कि ये केंद्र की ओर वक्रित होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण। आप लोग नीचे लिखिएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और पिक्चर भी बना लीजिएगा। ये है आपका अवतल दर्पण। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका उभरा भाग, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। इसका उभरा भाग अभिरंजित होता है, मतलब क्या बोल रहा है कि उभरा भाग मतलब उठा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग है ना, ये ऊपर का आपका इस साइड का जो रंगा हुआ भाग है इधर, ये जो तिरछी रेखा है ये आपका रंगा हुआ भाग को दर्शा रही है। ठीक है, आप सुंदर से ड्रॉ कीजिएगा, ये आपका उभरा भाग। तो ये क्या बतला रहा है कि उभरा भाग अभिरंजित, अभिरंजित मतलब आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रंगा हुआ भाग। ठीक है, रंगा भाग रंगा होता है। अब है तीसरा पॉइंट, क्या है तीसरा, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी मतलब अभिसारी होता है वैसा किरण या वैसा दर्पण जो किसी प्रकाश किरण को क्या करती है, समेटती है, एक बिंदु पर केंद्रित करती है। और ये अवतल दर्पण क्या करता है कि जो किरण होता है परावर्तन के बाद एक बिंदु पर इसे ये मिला देती है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, अभिसारी। ठीक है, यहाँ पर अगर ये अवतल दर्पण है तो ये सारे किरणों को, किरण अगर आपका इस तरीके से जा रही है तो एक बिंदु पर मिला देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नोट्स लिखिएगा, मैं इसका छोटा छोटा टर्म को भी समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब है चौथा पॉइंट, ये आपका अवतल दर्पण के लिए ही बात किया जा रहा है। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अधिकतर वास्तविक तथा उल्टा होता है। अधिकतर बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादातर इसके द्वारा जो इमेज बनता है या प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अब तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा। चलिए ये सारी बातें अवतल दर्पण के लिए ठीक थी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण देख चुके हैं तो अब देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है ना, चलिए आप लोग इसका नोट्स लिखते चलिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आपका हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में।
अवतल दर्पण है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, बाहर की ओर होगा। मतलब क्या होगा, ये आपका ये जो उत्तल दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर, मतलब लाइट प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आएगी, ऊपर से टकराएगी और फिर दूसरी ओर या फिर टकरा करके दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो परावर्तक सतह होता है ये ऊपर की ओर होता है और ऊपर की ओर होने की वजह से इसका रंगा हुआ भाग अंदर की ओर होगा। ठीक है, चलिए ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप लोग इसे नीचे में ड्राइंग कीजिएगा। ठीक है, अब है दूसरा है, पहला हो गया वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, बाहर की ओर वक्रित, यहाँ पे छोटी की मात्रा। ठीक है, वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है आपका इसी का, उत्तल दर्पण का, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसका धसा, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा धसा। ठीक है, धसा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सा होगा धसा। इसका धसा भाग अभिरंजित होता है, मतलब जो अंदर की ओर कर्व होता है, अंदर का भाग होता है वह रंगा होता है। तीसरा है इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी मतलब वैसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्रकाश किरणें आती है उत्तल दर्पण पर और ये प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देती है। ठीक है, मतलब पसार देती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। आप लोग ये जो पॉइंट है 1, 2 और 3 ऐसा जो अंतर है इसे आप इस तरीके से लिखिएगा और नीचे में आप इसका पिक्चर भी बना लीजिएगा, ड्राइंग कर लीजिएगा, तो ये आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा आपका ये जो पिछला क्वेश्चन है उससे ये आपका मिल गया। ठीक है, इसका आप थर्ड जो आपका फोर्थ पॉइंट होगा इसे आप लिख सकते हैं। इसके द्वारा जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, इसे मैं ऊपर कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, अवतल में हम लोगों का क्या था, अवतल में हम लोगों का कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक तथा उल्टा। तो इस बार हम लोगों का इससे उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, मतलब इस प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। ठीक है, आभासी तथा सीधा होता है। आप लोग इसे नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, आप लोग ये फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग लिखिए। अब हम लोगों ने दर्पण को जाना, तो अब इसके कुछ प्रयोग भी होंगे, इसके कुछ उपयोग भी होंगे। तो इसके क्या क्या उपयोग है आइए देखते हैं। अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। क्या क्या है, पहला है वाहनों के अग्रदीप में, मतलब जो गाड़ियां होती है उसके आगे जो लाइट लगा होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है दंत चिकित्सकों द्वारा, मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। क्यों, ताकि हम उन लोगों को दांत का जो प्रतिबिंब है या जो दांत है वो बड़ी बड़ी दिखलाई दे। ठीक है, तो दंत चिकित्सकों द्वारा भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है टॉर्च तथा सर्च लाइट में, टॉर्च में भी हम या फिर सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शेविंग दर्पण के रूप में, मतलब आप लोग अपना हेयर कट या बाल कटवाने जाते हैं या ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं तो वहाँ का दर्पण आप लोग देखिएगा तो क्या होता है, वहाँ आप लोगों को अपना चेहरा बड़ा दिखलाई देता है। मतलब वैसे जगहों पर भी
क्या करते हैं, बाल काटने के स्थान पर भी या शेविंग दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, ताकि ये हमारे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखाए अच्छे से, ताकि हम क्या कर सके, हेयर कट ले सके या फेस का जो भी आप लोग यूज करते हैं या जाते हैं पार्लर में तो जो करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो फोर्थ हो गया शेविंग दर्पण के रूप में। फिर है पांचवा सोलर कुकर के दर्पण में, मतलब जो सूरज का किरणों को भी एक जगह केंद्रित करने के लिए सोलर कुकर के रूप में यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, वाहनों के अग्रदीप में, दंत चिकित्सकों द्वारा, फिर है टॉर्च तथा सर्च लाइट में, शेविंग दर्पण के रूप में, सोलर कुकर के दर्पण में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। जैसा हमारा अभी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर पूछता है, वैसे ही कभी कभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में भी अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसका अंतर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है उत्तल लेंस में, देखते हैं। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या कह रहा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। मतलब आपका उत्तल दर्पण कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप लोग नीचे ड्रॉ कीजिएगा, ये है आपका उत्तल दर्पण, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, आपका कुछ ऐसा। ठीक है, हाँ देखिए ये किनारे पतला है और बीच में क्या है, मोटा है, तो ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। अब क्या है, इसका फोकस वास्तविक होता है, मतलब इसका जो फोकस होता है यह रियल में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी वस्तु को या प्रकाश किरण को फोकस किया जाए या गुजारा जाए तो ये क्या करता है, वास्तव में इसका फोकस होता है। ठीक है, यही है इसका दूसरा पॉइंट, इसका फोकस वास्तविक होता है। यह हो गया आपका पहला अंतर, ये हो गया दूसरा। अब नेक्स्ट है अवतल लेंस। इसका आप थर्ड में आप इसका पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा, क्या बोल रहा है, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। मतलब यहाँ बीच, उत्तल लेंस में आपका बीच में मोटा था, अवतल लेंस में आपका बीच में पतला होगा। तो पतला होने के लिए हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये है आपका अवतल लेंस। ये क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, बीच में पतला होता है इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। मतलब इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। कैसे होता है, अगर इससे हो करके अवतल लेंस से होकर के प्रकाश की किरणें गुजरी तो ये क्या होती है, टकराने के बाद कुछ ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो इसका फोकस काल्पनिक होता है, मतलब ये कहीं कल्पना किया जाता है। ठीक है, वास्तव में इसका फोकस को हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, इसलिए इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। वहीं उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, यही है इन दोनों में अंतर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन जाना, वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन भी एक प्रकाशीय घटना है। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, क्या हो रहा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से, क्या बोला, किसी एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से, क्या कर रहा है, वह अपने पूर्व पथ से, यहाँ पर लिख रहा है, विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश के पथ विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का ये जो पथ विचलन है, मतलब अपने रास्ते से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कैसे हो रहा है देखिए, इसके लिए क्या कह रहा है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों का कि एक माध्यम, मतलब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए हमें अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक माध्यम है हवा, और एक माध्यम के लिए हमने एक कांच का टुकड़ा लिया। ठीक है, या फिर एक कांच का स्लैब लिया। मान लीजिए ये कांच है। ठीक है, ये माध्यम 2 है, यह है आपका माध्यम 2, और ये है आपका माध्यम 1। माध्यम 1 में हम हवा को मान रहे हैं। ठीक है, माध्यम 1 है आपका हवा।
और यह है आपका कांच। ठीक है, अलग अलग माध्यम हो गया जिससे होकर के प्रकाश की किरणें गुजरेंगी। तो क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, मान लीजिए एक माध्यम मतलब हवा से प्रकाश की किरण क्या कर रही है, इस माध्यम में टकरा रही है, टकराई। ठीक है, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक माध्यम से टकराई, ठीक है, प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होती है। विचलित कैसे होती है, इस प्रकाश की किरण को इसको जाना चाहिए था सीधा, इस मार्ग पर जाना चाहिए था, पर ये इधर ना जाकर के ये क्या होता है, जिस बिंदु से टकराती है इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये आपका अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब से टकराने के बाद ये क्या होती है, ये अभिलंब से हल्का, अभिलंब की ओर हल्का सा मुड़ जाती, जाना चाहिए था उसे कहाँ, जाना चाहिए था उसे इस मार्ग पर, लेकिन वो अभिलंब से हल्का सा इधर होकर के मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद क्या हो जाती है, अपने पथ से इसी तरह से वो विचलित हो जाती है। अब जब यह इस माध्यम में विचलित हुई, लेकिन जैसे ही ये फिर से अगर ये वापस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अगर यहाँ भी नॉर्मल खींचा जाए, ठीक है, नॉर्मल खींचा जाए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये अभिलंब की ओर आ गई थी, नजदीक आ गई थी, लेकिन यहाँ जब ये फिर से कांच से हवा पर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा कि एकदम हल्का सा दूर चली जाएगी, ये अभिलंब है आपका। ठीक है, ये भी आपका n है। तो अब जब देखा जाएगा तो ये क्या होगा, जो वास्तव में इस प्रकाश की किरण को इस मार्ग में जाना चाहिए था, पर ये क्या कर रही है, हल्का सा मुड़ करके इस मार्ग पर चली गई है। तो यही जो पूरी घटना है इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण टकराती है या फिर जिस माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं इतना ही कहा गया है, तो आप यहाँ पर यह लिखने के बाद, इसकी परिभाषा लिखने के बाद ये डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, पर मैं यहीं पर कुछ बातों को या इसके नियमों को भी थोड़ा सा बतला दे रही हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पर किन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है इसे देख लेते हैं। ये जो प्रकाश की किरण टकराती है इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण। अब यह किरण इस माध्यम से टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसी किरण का नाम हो जाता है, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और जब टकराने के बाद जब यह फिर से वापस इस माध्यम से बाहर निकलती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस किरण का ही नाम बाद में हो जाता है निर्गत किरण। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है, तो यह क्या है, आप प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, जाना चाहिए था इसे इस मार्ग पर वह उस पर नहीं जाकर के ये हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ गई या कभी अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये माध्यम कभी, यहाँ पर हवा को हम विरल माध्यम ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हवा क्या है, एक तरह का यह है आपका विरल माध्यम, मतलब हल्का माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम, और यहाँ कांच है आपका सघन माध्यम। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जब आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम, ठीक है, जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर नजदीक आ गया। वैसे ही जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्धन। आवर्धन से क्या समझते हैं, आवर्धन क्या है ये देखते हैं। आवर्धन बतला रहा है, आवर्धन एक तरह से किसी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को जब आपस में तुलना किया जाता है, या वह उस किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा बना है, इसे हम कहते हैं आवर्धन। ठीक है,
तो मतलब ये क्या बतला रहा है, कहीं ना कहीं वस्तु और प्रतिबिंब का अनुपात बतलाता है। क्या है देखते हैं, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इस आवर्धन को हम क्या m से दिखलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर m प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि आवर्धन क्या है, आवर्धन इक्वल टू, आवर्धन को हम m से दिखलाते हैं। यह जो आवर्धन है इसे m से दिखलाया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आवर्धन को m द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, या दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है। अब m द्वारा निरूपित किया जाता है तो आपका ये m क्या है, m बतला रहा है आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन होगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और हो गया आपका, इसी को जब इसका अनुपात है किसके साथ, वस्तु की ऊंचाई से या बिंब की ऊंचाई, आप यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है आवर्धन क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यह हो गया आवर्धन। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से दिखलाते हैं। ठीक है, और ये वस्तु की ऊंचाई होता है h। तो इस प्रकार से हम m को क्या लिख सकते हैं, m को हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं m को हम क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं h डैश बाई h। ठीक है, मतलब h डैश और h के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यह है आपका आवर्धन। ठीक है, चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस का क्या क्षमता है। तो क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश किरणों, ठीक है, प्रकाश किरणों, प्रकाश किरणों, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, ठीक है, क्या बोल रहा है, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, ठीक है। अर्थात अगर नहीं समझ में आता तो क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इससे पहले हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है लेंस की क्षमता को, ठीक है, तथा इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है। आप इस तरीके से पूरा लेंस की क्षमता को लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है आपको, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभी मैंने आपको बताया अभिसरण क्या होता है, अभिसरण होता है किसी प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई प्रकाश किरण जब किसी लेंस से टकराती है या फिर किसी बिंदु पर एक जगह मिलती है परावर्तन की घटना के बाद या अपवर्तन की घटना के बाद, ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलती है मिलने वाली घटना को हम कहते हैं अभिसरण, ठीक है, अभिसरण। वही होता है आपका जब प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें हैं, टकराने के बाद किसी बिंदु पर अगर मिले तो, ठीक है, लेकिन प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकरा करके, ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सतह बना सकते हैं, ठीक है, सतह से टकराने के बाद क्या होती है, फैल जाती है या दूसरे तरफ चली जाती है। प्रकाश की किरणें ऐसे गई और इस तरीके से दूसरे तरफ चली गई, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, फैल रहा है एक तरह से प्रकाश की किरणें। तो ऐसे किरणों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अब अपसरण। ये क्या है, अपसरण, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, अपसरण।
किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, अब ये जितना ज़्यादा अभिसरित, मतलब एक जगह प्रकाश की किरणों को अभिसरित करेगी या अपसरित करेगी, तो उसी को हम लोग लेंस की क्षमता द्वारा निरूपित करते हैं। अगर वैसा ना समझ में आए तो यहाँ लिखा हुआ है अर्थात किसी लेंस की क्षमता, इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, मतलब लेंस की क्षमता को हम लोग किससे दिखलाते हैं, इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब लेंस की क्षमता अगर लिखा जाए तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता जिसे हम P से दिखला रहे हैं, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, मतलब फोकस दूरी का उल्टा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं P = 1/f, ये है आपका लेंस का क्षमता जिसे P से, इसे ही हम लेंस की क्षमता को हम क्या करते हैं, डायोप्टर से निरूपित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर है। P से निरूपित किया जाता है, ये P बतलाता है कि लेंस की क्षमता क्या है, P है, वह उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने, ठीक है, क्वेश्चन 9 तक किया या फिर इस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोगों को से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी क्लासेस में बतलाई गई टॉपिक्स का या क्वेश्चन का नोट्स अच्छे से बनाइएगा तथा इसका रिवाइज कीजिएगा, जो आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आज का क्लास हम इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि हम इसका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करें। तो आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप हमारे साथ इग्नाइट क्लासेस में जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।